अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो इजी सॉल्यूशंस की तरफ से खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसआरएस से रिलेटेड है। एसआरएस जो है वो CS619 प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट असाइनमेंट है। और एसआरएस से क्या बनता है ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ। एसआरएस होती है हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में हमारी वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर के लिए, जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, हम नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम लोग उसके लिए एक पूरी फ़ाइल क्रिएट करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं हम उसकी। और उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वह मैं आपको बताता चलूँ। ये हमारा पैटर्न जो है ये हम लोगों को गिवन होता है जब भी आप अपनी फर्स्ट असाइनमेंट की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न के अंदर ये ऑलरेडी चीज़ें गिवन होती हैं और आप लोगों ने उसमें क्या क्या टास्क करने हैं वो ये हैं कुछ इस तरह से कि आपका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों ने उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपने उसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी होगी और उसके बाद आपने उसके यूज़ केसेस लिखने होंगे, यूजेज सिनेरियोज। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उसकी मेथडोलॉजीज़ लिखनी है, जो भी आप मेथडोलॉजी उसमें यूज़ करेंगे। वाटरफॉल होती है, स्पायरल मॉडल होती है, और जिस तरह की भी आपने मेथडोलॉजी यूज़ करनी है वो आप उसमें मेंशन करेंगे। अडॉप्टेड मेथडोलॉजी हम लोग उसके करने के बाद वर्क प्लान इसका बनाएंगे। वर्क प्लान के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, वर्क प्लान के अंदर हमारा पूरा टाइम टेबल आ जाता है। जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया होता है असाइनमेंट्स का अपनी, वो सारा शेड्यूल हम लोगों ने एक टाइम टेबल के साथ बनाना होता है, एक टाइम शेड्यूल हम लोग देते हैं उसको। अच्छा, ये हम लोगों ने 6 टास्क कुछ करने हैं। इसमें हम लोगों को जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है वो तो गिवन है। ठीक है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी हम लोगों को गिवन होती हैं। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स मैंने नीचे मेंशन की हैं, आप उसको वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम आपको हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बनानी पड़ती है, और यूज़ केस डायग्राम थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। और उसके बाद फिर यूजेज सिनेरियोज जो होते हैं, जो यूज़ केसेस होते हैं हमारे, वो आपको लिखने पड़ते हैं कुछ। उसके बाद जो अडॉप्टेड मेथडोलॉजी होती है वो भी तकरीबन सबकी सेम ही होती है, तो उसमें इतना इशू नहीं होगा, वो आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद जो वर्क प्लान है वो MS प्रोजेक्ट के अंदर बनता है, तो आपको वो भी शायद बनाना पड़े, या फिर अगर मैं बना दूंगा तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके पैटर्न की तरफ। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका पैटर्न जो है ना, उसमें हम लोगों ने अपनी ग्रुप आईडी मेंशन करनी है। आप जब अपनी CS619 की प्रोफाइल खोलते हैं या उसका जो कोर्स वेबसाइट होती है वो खोल रहे होते हैं, तो उसमें साथ आपको एक ग्रुप आईडी मेंशन होती है ऊपर, तो आप वहाँ से अपनी ग्रुप आईडी ले सकते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों के यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ पे डेट लिखनी होती है कि जिस डेट को हम लोग SRS डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी डेट दे सकते हैं, 10 दिन पहले की डेट दे दें आप, वो आपकी मर्ज़ी है। एंड डेट से 10 दिन पहले की भी आप दे सकते हैं, या एंड डेट से 2 दिन पहले की भी आप डेट दे सकते हैं। इसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने बताना होता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने प्रोजेक्ट जो है ना किस तरह से डिस्क्राइब करना है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। उसके बाद ऑथर आप ख़ुद हैं, तो आप अपनी यहाँ पे ग्रुप आईडी और स्टूडेंट आईडी मेंशन कर देंगे। आप ग्रुप आईडी भी मेंशन कर दें तो वो भी चल जाता है काम। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट पे। ये जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है ये आपको असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। मैं आपको दिखाता चलूँ। ये यहाँ पे ये आपका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हाँ, अगर आप अपनी राइटिंग में कुछ और लिखना चाहते हो, ठीक है, इसको अपनी राइटिंग में डिफ़ाइन करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब यही रहेगा कि आप स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करें। उसके बाद आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी ये हैं। ठीक,
ये आप लोगों ने एज इट इज़ मेंशन कर देनी है। उसके बाद आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में एक छोटा सा फ़र्क है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपने यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं फंक्शंस, ठीक है। जो आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। और वो ये होंगे कि एडमिन विल एक्सेस द सिस्टम, एडमिन विल ऐड न्यू एम्प्लॉय, इसी तरह से ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जिनका कोई फंक्शन तो नहीं हो रहा था डायरेक्ट, लेकिन उनका लिंक एक होता है रिक्वायरमेंट्स के साथ। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसकी मेंटेनेबिलिटी को आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्ट की क्या होनी चाहिए। उसके बाद उसका फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी क्या है, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो कितना फास्ट और एक्यूरेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यूज़ केस डायग्राम पे। यूज़ केस डायग्राम हम लोग किस चीज़ पे बनाएं, किस सॉफ्टवेयर पे बनाएं, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं उसके लिए, ठीक है। आप वर्ड पे भी बना सकते हैं सॉफ्टवेयर। आप वर्ड पे जाकर यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ से शेप्स लेकर बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है eDrawMax के नाम से। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है तो ट्रायल वर्जन, लेकिन ये है कि इसमें प्रोजेक्ट हमारा बन जाता है। इसमें क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू फाइल होगी, ठीक है। इसको क्रिएट करना है। आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे इसमें। आपके पास ये UML यूज़ केस डायग्राम का ऑलरेडी एक पैटर्न दिया हुआ है। आप इस पैटर्न को क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, आपकी यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी यूज़ केस डायग्राम एक बनी है। अच्छा, इसके अंदर छोटी सी एक मिस्टेक भी है जो कि बहुत ज़्यादा नोट की जाती है। ये एक रेक्टेंगल इसमें नहीं बनाया हुआ, और इस रेक्टेंगल का बनाना लाजमी होता है। ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको मैं कलर दे देता हूँ नो फिल के नाम से, ठीक है। ये जो आपका रेक्टेंगल शो हो रहा है, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है। मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। ये जो रेक्टेंगल है आपके पास, ये एक सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास ये जितने भी आपके पास ओवल शेप में आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, एडिट प्रोफाइल, ट्रेस लोकेशन, डिलीट एम्प्लॉय, लॉगिन, उसके बाद चेक पेरोल, चेक अटेंडेंस, ये सब जो हैं आपके यूज़ केसेस हैं, ठीक है। आपके पास ये एक्टर्स हैं, ठीक। एक एक्टर हमारा एडमिन है, एक एम्प्लॉय है। और एडमिन ने क्या करना है कि एम्प्लॉय को ट्रैक करना है, और एम्प्लॉय के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम का मकसद क्या होता है कि आप लोगों ने यूज़ केस डायग्राम में हर वो चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर फंक्शंस होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। उसमें एडिट प्रोफाइल आ जाती है, उसमें ट्रेस लोकेशन आ जाती है, डिलीट एम्प्लॉय आ जाती है, उसके बाद फिर चेक पेरोल आ जाता है, ठीक है। और ये सारी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अच्छा, ये टोटल पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे इसको पैटर्न इनको यूज़ केसेस को लिंक भी करना है हम लोगों ने एक्टर्स के साथ, ठीक है। और इसको बनाने के लिए मैंने ये जो पिक्चर बनाई है, ये मैंने यूज़ केस डायग्राम इसमें creately.com में बनाई है, ठीक है। creatly.com का भी लिंक मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। यहाँ से आप इसको फ्री साइन अप भी कर सकते हैं। अभी मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको साइन अप करने में। बहरहाल यहाँ से साइन अप करते हैं, और फिर साइन इन करने के बाद आपने सेम जिस तरह से eDraw में यहाँ पे मेंशन है पैटर्न्स, इसी तरह यहाँ creatly.com के अंदर भी मेंशन होंगे। आपने वहाँ से पैटर्न उठा लेना है। उसके बाद आ जाते हैं यूज़ केसेस, ठीक है। यूज़ केसेस में सबसे पहले आ जाता है यूज़ केस टाइटल, फिर यूज़ केस आईडी। यूज़ केस आईडी 1 है
ये नीचे 2 है, ये 3 है। इसी तरह हम जितने यूज़ केसेस बनाएंगे उसकी उतनी ज़्यादा आईडीज़ जनरेट करेंगे। उसके बाद फिर यूज़ केसेस में हम लोग एक्शन लिखते हैं। हमारे एडमिन लॉगिन के अंदर क्या एक्शन होगा, एडमिन विल प्रोवाइड हिज यूनिक आईडी एंड पासवर्ड विच ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द डाटाबेस एंड एडमिन विल क्लिक ऑन इट। ठीक है, उसके बाद सिस्टम विल चेक फॉर द आईडी एंड पासवर्ड वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इफ इट एग्जिस्ट देन इट विल बी ओके। एडमिन विल बी लॉगिन इनटू द डाटाबेस टू मैनिपुलेट द डाटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्शन लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लॉगिन की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, लॉगिन ऑप्शन विल अलाउ एडमिन टू एंटर हिज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, आईडी इज़ क्रिएटेड इन डाटाबेस, एडमिन एंटर्स रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ्स हो सकते हैं। या फिर इसको इस तरह कह लें कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, एक्सटर्नल आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी लिख सकते हैं। ठीक, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी प्री कंडीशंस। ठीक है, कि हम लोग जब एक एडमिन लॉगिन के पेज पे जाएंगे तो उसमें हम लोगों के पास प्री कंडीशन क्या होगी। इसकी प्री कंडीशन से मुराद ये है कि जब हम लोग एडमिन लॉगिन के पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन लॉगिन का पेज ओपन होगा। पासवर्ड एंटर करने, आईडी पासवर्ड एंटर करने से पहले की कंडीशन क्या होगी, और पोस्ट कंडीशन से मुराद के आईडी एंटर करने के बाद की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, प्री कंडीशन ये हो सकती है कि एडमिन के पैनल में हम लोग एंटर हुए हैं, एडमिन लॉगिन का फॉर्म हमारे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी पोस्ट कंडीशन होती है वो पोस्ट कंडीशन ये होगी कि हमारा आईडी पासवर्ड या तो मैच कर जाएगा और एडमिन सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, या फिर क्या होगा, आईडी एंड पासवर्ड रॉन्ग शो होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद हम लोग ने ऑथर लिखना, ऑथर में वही आपने ग्रुप आईडी अपनी मेंशन करनी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस हमारे पास क्या हो सकती हैं कि एडमिन विल नॉट गेट एक्सेस इफ़ यू डजंट एंटर द राइट डाटा और रॉन्ग यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड। मतलब ये कि एडमिन आईडी या पासवर्ड गलत हो सकता है। ठीक है, हम लोगों का डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो सकता। इस तरह की हमारे पास एक्सेप्शंस आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है दूसरी यूज़ केस आईडी। हम लोगों ने दूसरी यूज़ केस आईडी का टाइटल लिखा। ठीक है, उसका आईडी यूज़ केस आईडी लिखी, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसका एक्शन लिखा कि एडमिन विल रजिस्टर हिमसेल्फ बाय गिविंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, फिर प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, ऑथर और एक्सेप्शन आ जाती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया यूज़ केस बनाने का तरीक़ाकार। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं मेथोडोलॉजीज़। हमारे पास मेथोडोलॉजी कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक ये वाटरफॉल मेथोडोलॉजी यूज़ की है। ठीक है, एक ये स्पायरल मेथोडोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे वीयू प्रोसेस मॉडल। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। ये एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मेथोडोलॉजी नेम व्यू प्रोसेस मॉडल। हम लोग इसमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर व्यू प्रोसेस मॉडल की मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोगों के पास जो व्यू प्रोसेस मॉडल की मेथोडोलॉजी होती है वो कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल और स्पाइरल मॉडल होती है। ठीक है, वाटरफॉल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी गोज द साइकिल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। इसका ये एक साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है, फिर उसका डिज़ाइन आता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है, फिर मेंटेनेंस होती है। ठीक, रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन जो है ये हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाती है। डिज़ाइन जो है हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग अपने कोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग अपना पूरा कोड लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस कोड को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पायरल मेथोडोलॉजी, ठीक है। स्पायरल मेथोडोलॉजी के अंदर हम लोगों के पास एक इस तरह से लूप चलता है, ठीक है, जिस तरह स्पायरल होता है। A spiral model is a risk-driven software development process model, ठीक है। It guides the team to adopt elements of one or more process models such as an incremental waterfall or evolutionary prototyping, ठीक है। इसमें जो है ना ये इसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास अगर हम लोग स्पायरल मॉडल यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन। ये आपको मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन आ जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आइडेंटिफिकेशन, और हम लोग फिर जितने भी रिस्क जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये जितने भी एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम उनको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट वर्जन पे जाते हैं, मतलब ये कि हम लोग उसको अपग्रेड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसका रिव्यू करते हैं और उसके प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़ हम लोग उसके रिव्यू करवाते हैं चीज़ों का, हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेते हैं लोगों से, और उसका हम लोग फिर प्लान बनाते हैं उसके नेक्स्ट फेज़ के लिए, ठीक है। ये स्पायरल मॉडल का एक छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीयू प्रोसेस मॉडल, ठीक है। वीयू प्रोसेस मॉडल जो है वो हमारा कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल और स्पायरल मेथोडोलॉजी है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेनी है यहाँ से। इट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड अप्रोच ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक। आपको मैं वीयू प्रोसेस मॉडल भी दिखा देता हूँ, हमारे पास वीयू प्रोसेस मॉडल क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारी आ जाती है यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हम लोगों ने उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और उसका वर्क प्लान देना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस विद मिनिमम रिस्क, हम लोगों ने इसका एनालिसिस करना है कि हम लोगों के पास कॉस्ट जो है वो भी कम हो और इफेक्टिव हो, और हमारे पास रिस्क की गुंजाइश भी ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके डिज़ाइन करते हैं, फिर हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं उसकी, ठीक है। इन सब फेजेस से गुजरने के बाद हम लोग जो है ना उसको एक्सेप्टेंस फेज़ में लेके आते हैं, ठीक है। क्लाइंट एवेल्यूशन होती है, प्रोजेक्ट डिलीवरी विद क्वालिटी अदरवाइज रिसाइकल फॉर फर्दर एवेल्यूशन। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनाने का एक तरीकाकार है, ठीक है। कि सबसे पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस SRS जमा करवाना होता है, ठीक। SRS हमारा वेरीफाई होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद हम लोग उसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग में सबसे पहली चीज़ आ जाती है टेस्ट फेज़। टेस्ट फेज़ में आप एक छोटा सा कोड लिखते हैं जो कि 2 से 3 पेजेस का कोड होता है, और वो 2 से 3 पेजेस का कोड मैटर करता है, और वो आपको एवेलुएट कर देता है कि आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप कोडिंग में कमज़ोर होते हैं तो सुपरवाइज़र कहता है कि आपका दोबारा से वाइवा लिया जाएगा, और आपको 6 महीने फिर अपने कोड को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। आपने अपने कोड में थोड़ा पक्का होना होता है। उसके बाद हम लोग उसकी फ़ाइनल कोडिंग करते हैं। फ़ाइनल कोडिंग के बाद फिर हम लोग उसका वाइवा देते हैं, और हम लोग उसको टेस्टिंग कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोडिंग के बाद हमारी प्रेजेंटेशन भी होती है। प्रेजेंटेशन से मुराद हम लोगों का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, जो भी है, ठीक है। ये हमारा टोटल तरीक़ाकार होता है एक प्रोजेक्ट का। अच्छा, यहाँ पे आ गया रीज़न फॉर चूजिंग मेथोडोलॉजी। हम लोगों ने ये मेथोडोलॉजी क्यों चूज़ की है, और प्रोजेक्ट इज़ डिवाइडेड ऑलरेडी इनटू डिफरेंट फेजेस। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिफरेंट फेजेस के अंदर है, और उसके बाद हम लोगों ने सारे फेजेस लिखने हैं, मेंशन करने हैं कि हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स का फेज़ है, फिर उसकी प्लानिंग का है, एनालिसिस का है, डिज़ाइन फेज़ है, डेवलपमेंट और फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का फेज़ है। उसके बाद हमारे फाइनल रिपोर्ट का वाइवा है, ठीक है। ये सारे फेजेस हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। वी विल कंप्लीट ईच फेज इन सीक्वेंस एंड विल सबमिट इट टू सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र विल सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ईच फेज बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज। We will make improvement in that phase. This process will be adopted due to spiral nature of the VU process model,
ठीक है। वाटरफॉल मॉडल में हम लोगों ने जो देखा था, जो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि एक हम लोग सीक्वेंस के थ्रू चलेंगे, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, डिज़ाइन आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस आ जाती है। और फिर स्पाइरल जो है, स्पाइरल में हम लोगों के पास रिस्क एनालिसिस होते हैं। तो हम लोगों ने उस रिस्क एनालिसिस को कंसीडर करते हुए हर दफ़ा हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट को हर फेज़ को सुपरवाइज़र को दिखाना होता है, और सुपरवाइज़र फिर हम लोगों को अलाउ करता है कि आप इस फेज़ में वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। फिर अगर इस फेज़ में वीक होते हैं तो फिर सुपरवाइज़र जो है ना हमसे रिपीट करवाता है चीज़ें, और अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर सुपरवाइज़र हम लोगों को नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करने के लिए अलाउ कर देता है। तो ये हम लोगों का वजह हम लोगों की है कि हम लोग वीयू प्रोसेस मॉडल को क्यों चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क प्लान, ठीक है। वर्क प्लान हमारा एमएस प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा। एमएस प्रोजेक्ट का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारा एसआरएस आता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आता है, टेस्ट फेज़, फाइनल कोडिंग और फाइनल रिपोर्ट और फाइनल प्रेजेंटेशन। ये मैंने मेन टॉपिक सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग मज़ीद एलेबरेट करना चाहें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं कि एसआरएस के अंदर हम लोगों के पास 6 टास्क हैं। उसमें स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़ केस डायग्राम है, यूज़ केस सिनेरियोज़ हैं, और उसके अलावा हमारे पास मेथोडोलॉजीज़ हैं और रोल प्लान है, ठीक है। हम ये 6 के 6 भी लिख सकते हैं। उसको फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे 23 डेज़ के ऊपर, ठीक है, कि हम लोगों का कितने ड्यूरेशन में कौन सा फेज़ तैयार होगा। ये जो आपके पास कलर शो हो रहा है, ये कलर जो है ना एक पूरा शेड्यूल को शो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि नवंबर की डेट है कुछ, ठीक है। नवंबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और दिसंबर तक ही जा रहा है, ठीक। ये दिसंबर के तीसरे वीक के अंदर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है, ठीक। उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट फेज़ हमारा स्टार्ट हो जाता है उससे अगले दिन, ठीक है। उससे अगले दिन से ऑनवर्ड जो है, जब तक हमारा डिज़ाइन फेज़ तैयार होता है, उसके बाद हमारा टेस्ट फेज़ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ख़ुद से नहीं लिखनी पड़ेंगी, आपको जो है ना ये चीज़ें कुछ गिवन होंगी। आपने सिर्फ डेट सेलेक्ट करनी है, आपके पास डेज़ आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे प्रीडिसेसर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी थी फ़ाइल एसआरएस की। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। और अगर उसके अलावा आपने मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना हो या एसआरएस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसी चीज़ में भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।